दोस्तों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। वेक्टर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में, याद होगा कि बचपन में हम लोग स्कूल टाइम में जैसे 26 जनवरी होता था, 15 अगस्त होता था, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में, तो उस समय हम लोग अपने आप को बच्चों क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे अलग अलग प्रोग्राम्स में। उसी तरह से बाबू लोग वेक्टर क्या करता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है। ये जो टॉपिक है हमारा बच्चों, यह वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग वेक्टर को दर्शाना सीखेंगे। वेक्टर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे दिखाता है, उस पे बातें करेंगे। थोड़ा सा रिकैप लेंगे पहले लेक्चर्स का कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बातें किया था फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बातें हुई थी। दूसरी बातें उनके टाइप्स के ऊपर हुई थी। फिजिकल क्वांटिटी क्या था? अरे ऐसा क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे मापा जाता है। वैसे ही क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था। फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बाबू लोग? तो 3 टाइप्स होते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था ना। तो पहला क्या था? स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा क्या था? टेंसर क्वांटिटी ना। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या था? तो ऐसा क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे जोड़ा जाता हो, जिसको सीधे सीधे जोड़ा जाता हो। अरे ऐसा क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे जोड़ा जाता है, उसी क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं बाबू? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी बात कहे थे वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर को सीधे सीधे जोड़ते हैं तो वेक्टर को बाबू सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, वैसे ही क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिसको जोड़ने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता पड़े, कुछ नियम की आवश्यकता पड़े, तो वह क्वांटिटी उस नियम से जुड़ेगा। उसी क्वांटिटी का नाम क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। वह नियम का नाम क्या था तब? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और लास्ट बात किए थे हम लोगों ने टेंसर क्वांटिटी के ऊपर। क्या था टेंसर क्वांटिटी? अरे ऐसा क्वांटिटी जिसको ना तो जो स्केलर हो और ना तो जो क्या हो, वेक्टर हो ना। मतलब कि कभी कभी अपना स्वरूप वह स्केलर के तरह भी प्रदर्शित करता हो और कभी कभी वेक्टर के तरह भी प्रदर्शित करता हो। कहने का तात्पर्य है कि टेंसर क्वांटिटी जो होता है वह कभी कभी किसी किसी कंडीशन में बाबू सीधे सीधे जुड़ जाता है और कभी कभी सीधे सीधे नहीं जुड़ता है। तो ऐसे क्वांटिटी को बाबू टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए, तो मेरा नाम शिवानंद त्रिपाठी और आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। बच्चों, तो बातों को आज स्टार्ट करते हैं। किस टॉपिक से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से। तो बाबू पेन पेपर उठा लो और चीजों को स्टार्ट करो। आ जाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बच्चों 2 तरीका है। एक तो तरीका है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक तरीका है बाबू अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ना। वेक्टर को अलजेब्रिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। 2 तरीका है रिप्रेजेंट। वेक्टर अपने आप को 2 तरीका से रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल्स में कोई कोई नहीं देखते हो, लड़का कैसा होता है, कैसन होता है लड़का? एक आध ऐसा लड़का होता है ना जो गानों गाता है, वही लड़का जाके पिरामिड में भी, स्पोर्ट्स में भी भाग लेता है। तो ये भी वही है, दूधू में भाग लिया हुआ है। अब क्या करोगे? तो एक तो अलजेब्रिक है, दूसरा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो पहला अलजेब्रिक देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे किसका? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का। तो अलजेब्रिक कैसे करते हैं बाबू? वेक्टर को x लिखते हैं, उसके माथे के ऊपर तीर बना देते हैं ना। a लिखते हैं, उसके माथे के ऊपर तीर बना देते हैं। b लिखते हैं, उसके माथे के ऊपर तीर बना देते हैं। c लिखते हैं, उसके माथे के ऊपर d लिखते हैं, उसके माथे के ऊपर तीर बना देते हैं, एक्सेट्रा
ना। तो वेक्टर बच्चों इसी तरह से अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है। किस पैटर्न में, तो बच्चों एल्जेब्रिक वे में ना। अब बाबू इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बच्चों पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, इसको बोलना भी सीखना है। पढ़ना तो सब कोई सीख रहा है, पढ़ना तो हर कोई सीखता है, लेकिन बच्चा बोलना भी सीखना है ना। तो इसको बोलते कैसे हैं बाबू, एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर या फिर वेक्टर, वेक्टर एक्स ना। इसको पढ़ते कैसे हैं बाबू, तो एक्स वेक्टर या फिर वेक्टर एक्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, ए वेक्टर और वेक्टर है, इसको वी वेक्टर या फिर वेक्टर भी, इसी तरह से आगे। समझ में आया बच्चों। लेकिन एक बात है ना, ये तो हम लोगों ने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, किस वे में, एल्जेब्रिक वे में। लेकिन बच्चों ये जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ये जो वेक्टर का अपना एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, यह सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन बुक्स में ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि एच.सी. वर्मा बुक हो गया, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी बुक हो गया, तो वैसे वैसे बुक्स में हम लोगों को बच्चों देखने में यही मिलेगा। इसी तरह से किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है इंडियन बुक। लेकिन अगर फॉरेन बुक की बातें की जाए, जैसे कौन सी बुक होती है, यूरोडो, जैसे कि रैस्निक हैलिडे ना, तो इस सब बुक में बच्चों वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या करेगा, मान लो ये एक्स है ना, ये एक्स वेक्टर है ना, एक्स है, तो इसको एल्जेब्रिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इसको 5 घंटा से बैठ के शेड करेगा, सब ऐसे ऐसे मोटा करेगा, सब ऐसे ऐसे क्या करेगा, शेड करेगा। अब 5 घंटा बैठ के, अब बताओ इसको भी क्या बोलेगा, एक्स वेक्टर, इसको भी क्या बोलेगा सब, एक्स वेक्टर। तो जरा बताओ बच्चों, जरा बताओ बच्चों, कौन सा काम आसान लगेगा करने में, ये वाला कि ये वाला। बिल्कुल सही बात है, ये वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, इंडियन लोगों के पास समय कहाँ है, हैं? अरे हम लोगों को सिर्फ फिजिक्स से थोड़ी ना पढ़ना है, अरे हम लोगों को सिर्फ फिजिक्स पढ़ना थोड़ी ना है, अरे हम लोगों को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। और केमिस्ट्रियों में 3 सब्जेक्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एक 3 अलग अलग मास्टर हैं। जाहिर सी बात है 3 सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोगों को। बताओ जरा, जरा नहीं सोचो, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर कोई लड़का तीनों घंटा पढ़े तो ओकर हो जाता है 9 घंटा, 9 घंटा। फिर कोचिंग वाला कोचिंग में क्लास जाएगा, जाहिर सी बात है 6 घंटा वहाँ पे बिताएगा, आने जाने का 1 घंटा और ले लो, बेचारा 7 घंटा इसी तरह जीवन का बिता रहा है। तो 7, 9, 6, 15, 1, 16, 17 घंटा ऐसा ही चल गया, 6-7 घंटा सोएगा ही। अब 24 घंटा के दिन होता है, 26 घंटा का थोड़ा ना दिन होता है, हैं? अब दिने नहीं है तो तनिकी सा इंडियन लोगों ने सोचा थोड़ा सा बच्चा सबको समय बचा दिया जाए, इसलिए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बच्चों सबसे आसान तरीका यही है कि एक्स लिखेंगे या फिर कोई लेटर लिखेंगे, उसके माथे के ऊपर क्या बना देंगे, वेक्टर का सिंबल बना देंगे ना। अब ये तो हुआ बच्चों एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर अपने आप को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है ना, आओ उस पे बातें करते हैं, आओ उस पे बातें करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैंने क्या बोला बाबू, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर अपने आप को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है, 2 मिनट दो, थोड़ा लिख लेते हैं, अब फिर बात करते हैं एक ऊपर। आओ तो तनकी लिख लो। आज जो बाबू जिस बच्चा को नहीं लिखने का इच्छा है वो मत लिखो, समझो। बेसिकली बातें समझना ज्यादा आवश्यक है ना। 2 प्रकार के लड़के होते हैं, एक तो कौन होता है, 3 इडियट, बड़ सारा सब लड़का फिल्म देखे हुए हैं 3 इडियट ना, 3 इडियट ना। उसमें क्या है कि भैया बहुत सारा आमिर खान को फॉलोअर है, अब बहुत सारा वो जो 2nd रैंक वाला कौन था वो, हाँ वही तो पता नहीं उसका नाम क्या है, याद भी हमको नहीं है, तो उसका भी फॉलोअर है ना। तो जो रटने वाला लड़का है भैया वो लिख लो, बैठ के रटते रहो। और जो आमिर खान वाला सोच वाला लड़का है
भैया जी ओकरा समझो ना, वीडियो को तनकी स्किप कर देना, अब बातों को समझते रहना। आ जाओ बच्चों, बातों को थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब वेक्टर, नहीं तो फिर कौन बोलेगा अरे क्या बोरिंग पढ़ाया रे ना। अ वेक्टर क्वांटिटी, a vector quantity is geometrically represented by an arrow ना, फुल स्टॉप दे के लिखेंगे also, the length of arrow on a certain scale equals the magnitude of a vector quantity while the direction of that vector quantity tells the direction of while the direction of that vector quantity tells the एक सेकंड बच्चों, सॉरी, while the direction of arrow, यहाँ पे arrow लिखते हैं, एक सेकंड, while the direction of arrow, एक मिनट, arrow tells the direction of that vector quantity। हो गया बच्चों। कहता क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का मतलब वही राम जी का जो तीर होता है, जो राम जी का तीर धनुष, तो जो तीर होता है उसी तीर से हम लोग किसी भी वेक्टर को क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तीर है ना, ये तीर ना, इसी तीर से क्या करते हैं बच्चों, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को इसी तीर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से कहता है क्या, जो वेक्टर का ये जो तीर है, इसमें यह जो तीर का लेंथ है, यह जो तीर का जो डंटा होता है ना, वही जो लकड़ी, तीर का जो लकड़ी होता है ना, वो लकड़ी जो है वह क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है भैया, मैग्नीट्यूड बताता है। और ये जो चोखीला पार्ट है, यही क्या बताता है बाबू, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, दिशा बताता है। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो का ये लंबा वाला लेंथ देख रहे हो ना, वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। और ये जो चोखीला पार्ट है वो क्या बताता है बाबू, डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। समझ में आ गया होगा। तो आओ हम लोग बातें करते हैं थोड़ी सी और आगे ना, थोड़ी सी बातें करते हैं, बातें करना जरूरी है। एक सेकंड ना, समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों स्टार की बातें करते हैं, आ जाओ बच्चों, स्टार की बातें करते हैं। बात है हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल बाबू आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल, बच्चों आप लोगों ने ये शब्द हजारों बार सुना होगा, ऐसा नहीं है। फिर भी
अब क्या करोगे, इच्छा है मेरा भी थोड़ा जान लेते हैं। अरे जानना कोनो खराब थोड़ी ना है, अरे आओ जान लो ना, आओ आओ। तो तनिक से लिख लो, पैरेलल टू अर्थ सरफेस क्या होता है भैया, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस। और दूसरा होता है बाबू, तो हॉरिजॉन्टल लिख लिए तो दूसरा शब्द जानबे करते हो क्या आएगा, वर्टिकल। बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल ना। क्या होता है भैया वर्टिकल ना, ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कुलर टू अर्थ सरफेस, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। तो मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो। जैसे अब बात करते हैं, आओ ना, बात करना भी जरूरी है। जैसे अभी सब कोई, जो भी बच्चा भी पढ़ रहा है, जो वीडियो देख रहा है, तो निश्चित है कि बाबू पढ़ रहा है ना। तो जहां भी पढ़ रहे होगे, अरे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे ना, टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होगे ना, कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ रहे होगे, या फिर अपने पलंग के ऊपर बैठ के पढ़ रहे होगे। एगो बोल रहा है हम सो के पढ़ रहे हैं, हाँ सो के पढ़ो, सो के पढ़ो ना, कोई तकलीफ नहीं है, सो जाओ और पढ़ो। तब बाबू ना, तो टेबल के ऊपर पढ़ रहे होगे ना, जो टेबल पे पढ़ेगा वह ना IIT जाएगा, जाहिर सी बात है। तो टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ रहे होगे, तो बाबू हो टेबल का जो, टेबल इसी ढंग का बना रहता है, अरे है या ना, टेबल इसी ढंग का बना रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो टेबल जिस पे कॉपी किताब रखते हैं, जरा सोचो, जिस पे कॉपी किताब रखते हैं, जरा सोचो वो अर्थ सरफेस के कैसे है, बिल्कुल बात है, सही है, पैरेलल है, तो उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। उसको क्या कहेंगे बाबू, हॉरिजॉन्टल। ये जो टेबल का जो पैर है, जो पांव है ना, वो क्या है, और सरफेस के परपेंडिकुलर है। जरा देख लो 90 डिग्री का एंगल ही बनाए हुए है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, वर्टिकल। समझ में आ गया होगा बाबू। एक बात और है बच्चा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है। क्या बोले, अरे क्या बोल दिए, यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। यूनिवर्सल कहने का मतलब, यूनिवर्सल कहने का मतलब कि अरे ऐसी बातें जो हम भी जानते हैं और वो बातें तुम भी जानते हो ना, जो बातें हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो। अरे हम ऐसा काहे अनुमान लगा रहे हैं, हमने क्या बोला, हम अनुमान लगा रहे हैं कि तुम टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो। अच्छा एगो बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा हुआ आदमी है ना, एगो बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या जानता है कि तुम सुत के पढ़ रहे हो या फिर बच्चा तुम बैठ के पढ़ रहे हो। अरे वो नहीं जानता है ना, वो बिल्कुल नहीं जानता है, ये सत्य है बच्चा, वो बिल्कुल बात को ये नहीं जानता है कि हम सो के पढ़ रहे हैं या फिर बच्चा बैठ के पढ़ रहे हैं ना, या कहाँ पढ़ रहे हैं उसको क्या पता, हमें को ही नहीं पता है ना, वो बात हमको ही नहीं पता है कि हम लोग, तुम कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो ना। तो बच्चों इसका जो मीनिंग है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लिख लो थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल VERTICAL, वर्टिकल डू नॉट हैव यूनिवर्सल मीनिंग। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बच्चा यूनिवर्सल मीनिंग, अरे नहीं होता है। यूनिवर्सल कहने का, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर यूनिवर्सल कहने का तात्पर्य क्या है। अरे बाबू, कैपिटल जी एक नाम सुना होगा तुमने 9th क्लास में, कैपिटल जी, जैसे फोर्स, 2 सेलेस्टियल बॉडी होते थे, वहां पे फोर्स निकालते थे, F=G m1m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो ये जो है ये याद होगा, वहां पे लिखा होगा टीचर लोग 9th क्लास में ना, इसको क्या कहते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते थे। क्या कहते थे बाबू लोग, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते थे, कांस्टेंट कहते थे ना, इसको क्या कहते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब क्या है, इसका मान
हम भी जानते हैं, इसका मान तुम भी जानते हो। ऑस्ट्रेलिया वाला जो बैठा हुआ है बचवा वो जानता है कितना होता है वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होता है ना बाबू। तो ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दुनिया का हर एक इंसान जानता है ना। आओ आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, जान गए होंगे कि बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है। बच्चों अब हम लोग बातें करेंगे, अब बच्चों दूसरी बातें करेंगे ना दिशाओं के ऊपर। जरा हमको बताओ, जरा तुम बताओ हमको, हमारे पास दिशाएं कितनी हैं? 4 हैं। अरे नहीं बाबू, हमारे पास दिशाएं कितनी हैं? अनंत है, अनगिनत है ना। तो आओ ये बात को अगर नहीं जानते हो तो बच्चों स्टार करके लिख लो। हम पहले ही बोले हैं जो स्टार की बातें होंगी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यही बात एग्जाम में बड़ा मदद करता है ना। तो तन की लिख लो। लिखने अगर नहीं लिखना है बाबू स्किप कर दो, इस चीज को स्किप करके आगे बढ़ जाओ ना, आगे बढ़ के समझो। देयर आर इनफाइनाइट, क्या बोला? इनफाइनाइट बोला। देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट डायरेक्शन which are in horizontal plane, which are in horizontal plane are expressed expressed in terms of north, east, west and south। क्या बोला ना? हमने क्या बोला? हमारे पास दिशाएं कितनी है बच्चों? अनंत है, अनगिनत है। हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं कितना हमारे पास दिशाएं हैं ना। हमारे पास दिशाएं गिनने की मतलब क्षमता ही नहीं है। हम लोग नहीं गिन सकते हैं कितनी दिशाएं हैं। हमारे पास दिशाएं बाबू अनंत हैं, जिनमें से हम लोगों को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 4 ही दिशा, सच्चाई है कि 4 ही दिशाओं को पढ़ना है ना। तो लेकिन दिशाएं फिर भी क्या है? अनंत हैं ना। अब देखो ये नॉर्थ है। अब इसी को थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे शो कर देते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया बच्चा? ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया अपना? बिल्कुल सही बात है, ये वेस्ट हो गया ना। अच्छा बच्चा एक बात, चलो ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। एक बात हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। बातें करना बड़ा जरूरी है। बिना बात किए हुए चीजों को हम लोग बच्चा नहीं सीख सकते हैं। इतना आसान है ना। बात करेंगे तो चीजें सीख जाएंगे, बात करते करते सीख जाएंगे ना। बाबू हो एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ। हमने बोला किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से वो जो तीर का जो डंटा होता है वो डंटा हमको क्या देता है? जैसे ये मान लो तीर होता तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो क्या बताता? जरा बताओ। मैग्नीट्यूड बताता। क्या बताता भैया? अरे मैग्नीट्यूड बताता है ना। और इसके आगे चोखीला पार्ट जो लगा रहता है वो क्या बताता है? दिशा बताता है। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है ना। बच्चों क्या बताता है? फिर से बोलो। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है ना। तो बच्चों जब दिशा बताता है तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा बात करते हैं। रुक जाओ ना। एग्जांपल लिखो ना, एग्जांपल लिखो। टू रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, टू रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन टूवर्ड्स। शब्द मैंने लिखा है बच्चों टूवर्ड्स। क्या लिखा है भैया? टूवर्ड्स लिख दिया है ना। टूवर्ड्स या फिर और एलोंग ना, या फिर और ड्यू
और इसी को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं, की ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, की ओर कहते हैं ना, की ओर की ओर ना, की ओर नॉर्थ लिख लो, नॉर्थ। वी मे यूज्ड एन एरो, वी मे यूज्ड एन एरो, वी मे यूज्ड एन एरो एज shown below। मैंने क्या बोला, हमने क्या बोला, मैंने बोला कि हमको बच्चा 20 न्यूटन का फोर्स किस पे शो करना है, एक तीर के ऊपर, एक एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है। एक बात बताओ बाबू, ठीक है ना, हम ये जो बोल दिया हमने ये बोल दिया कि ये जो तीर का ये जो लंबाई है, ये जो तीर का जो लंबाई है ना, लंबाई, एक शब्द ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं शब्द, लंबाई। क्या बोले, लंबाई बोले, तो लंबाई कैसे निकलता है, लेंथ कैसे निकलता है? अरे बिल्कुल सही बात है, स्केल से निकलता है, इंच से निकलता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, 9th 10th में देखे थे, अब तो उसका जरूरत कम है ना। तो एक जो तीर है ना, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से जो एक एरो है, जो ये जो तुमको देख रहे हो लंबाई, इसका एरो का ये जो लंबाई तुमको दिख रहा होगा, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है ना, किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। तो फोर्स का ये 20 न्यूटन ये क्या है, ये फोर्स का ये 20 न्यूटन क्या है बाबू, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड है। क्या है भैया, मैग्नीट्यूड है, जिसमें से 20 क्या है हमारा, हमको पता है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और n क्या है बच्चा, यूनिट है। बिल्कुल सही बात है ना। इसका अब जाहिर सी बात है, फोर्स पे बातें हो चुकी हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दिशा होगा। लेकिन बच्चा एक बात बताओ, ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो हम बताओ कौन सा ऐसा स्केल है जिसके ऊपर 20 न्यूटन लिखल रहता है? कौन ऐसा स्केल नहीं है। सब स्केल के ऊपर जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल मिलता है, इंच ना, तो हर एक स्केल के ऊपर तुमने देखा होगा सेंटीमीटर चाहे मीटर लिखल रहता है, हाँ या ना है। तो अगर हम लोग देखो, अगर तो हर एक स्केल के ऊपर अगर सेंटीमीटर मीटर लिखा रहे तो फिर भैया बताना तब तो बड़ा मूर्खता वाली बात है। कैसे बता सकते हैं 20 न्यूटन का बल इस के ऊपर? तो बच्चों आओ हम लोग बातें करते हैं, एक थोड़ा सा बात करेंगे तो बड़ा समझ में आ जाएगा हो ना। देखो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा चलो हम लोग लेके चलते हैं कहाँ, प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में ना। तो प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में आप लोगों ने बच्चों देखा होगा भारत का नक्शा। अरे हमको थोड़ा भारत का नक्शा अच्छे से बनाने नहीं आता, लेकिन फिर भी रॉ डायग्राम कोशिश करते हैं ना, रॉ डायग्राम कोशिश करते हैं कि बन जाए। तो भारत का नक्शा कुछ इसी ढंग का हम लोगों ने देखा हुआ है। कहां पर बाबू? वही प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में ना। तो दिल्ली से जो पटना की जो दूरी है तुमने देखा होगा, अगर मान लो गौर किया होगा, तो नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मैप में देखोगे बच्चा तो तुम देखोगे कि दिल्ली से पटना की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, 108 मिलीमीटर। अरे बताओ तो जरा बच्चों, दिल्ली से पटना की दूरी 108 मिलीमीटर है, मतलब कुछ भी। तुम ध्यान से बाबू देखे होगे तुम लोग बच्चों कि नीचे में बाबू एक स्केल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? एक स्केल दिया रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लिखा रहता है इस तरह से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 × 10 तो हो जाएगा कितना, 1000 किलोमीटर। मतलब इतना हो सकता है, मतलब मान सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल सच्चाई है ना, इतना हो सकता है। अब हमको इतना बात जानकारी नहीं है एग्जैक्टली कि दिल्ली से पटना का दूरी इतना है कि नहीं है, हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान ना। उसी तरह से बच्चों जैसे मैप में एक स्केल नीचे में दिया रहता है, तो जब कभी भी आपको बच्चों प्रश्न पूछेगा कि हमको 20 न्यूटन का बल एरो पे दर्शाइए, तो बच्चों एग्जाम में बिल्कुल सही बात है कि एग्जाम में बच्चों आपको स्केल दिया रहेगा, स्केल एकदम गिवन रहेगा ना। तो स्केल रहेगा
ना स्केल क्या रहेगा भैया, मान लेते हैं कि स्केल इस तरह से दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 5 न्यूटन। तो जरा बता दो ये कितना होगा। बिल्कुल सही बात है, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 न्यूटन। समझ में आ गया होगा ना। तो कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक वे में, बातें समझ में आ गई होंगी ना। तो बच्चों अब नेक्स्ट बातों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना। एक स्टार का बात करो ना, थोड़ा सा एक स्टार का बात करो ना। जल्दी 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 बातें करना जरूरी है। अगर हम लोग बातें करेंगे तो चीजों को सीखेंगे बहुत जल्दी से। तो एक स्टार का बात है बाबू ना, हमने बोला हुआ है, बार बार बोलते हैं स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लेन एंगल, हम लोग प्लेन एंगल के बारे में आज बात करेंगे। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल बोलो या फिर कहीं की एंगल हम लोग देखे ही हुए हैं जीवन में, एंगल बोलो, प्लेन एंगल बोलो, या फिर इसी को बच्चा क्या बोलो, सिंपली एंगल बोलो। ठीक है, जो हम लोग बचपन से आज तक बोलते आए हुए हैं। तो एंगल अगर बोलोगे तो एंगल को हम लोग बच्चों दो तरह से मेजर करते हैं। यूजुअली मेजर्ड, लिखते हैं यूजुअली measured with 2 units। कितने तरीका से भैया, तो 2 तरीका से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मापते हैं, मेजर करते हैं ना। कितने तरीका से बच्चों जरा बता दो। तो 2 तरीका से। कौन कौन तरीका है बाबू लोग, तो पहला तरीका है डिग्री ना, और दूसरा तरीका है बच्चों रेडियन। क्या है भैया, रेडियन, जिसको सिंपली में हम लोग शॉर्ट में इस तरह से RAD लिख देते हैं। बच्चा लोग एक बात बताएं, इन दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। तुम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में चांद देखे होंगे, वो जो हाँ चांद जो आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, अर्ध चांद ना, उसमें ध्यान से देखे होंगे एक चीज लिखा रहता है, पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। क्या लिखा रहता है बच्चा, 180 डिग्री बराबर, अरे बोल दो ना, पाई रेडियन लिखा रहता है। तुम देखना ध्यान से, हम बोलेंगे बस इसी को याद कर लो, इतने याद करना है, इतने रटना है। अब कोई बोलेगा कि हमको समझना है, तो भैया बैठ के समझते रहो ना, समझने में टाइम लॉस हो जाएगा ना। तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा कि हमको एक बात बताओ, 2 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन, कितना होता है 2 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन, जरा बताओ तो 2 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। तो अगर इसको निकालना है तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं बाबू ना। कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यूनिटरी मेथड जो 7-8 में यूज करते थे उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। मतलब 180 डिग्री बराबर कितना दिया है बच्चा, पाई रेडियन दिया हुआ है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बटा 180। तो 2 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 2 काट दो, तो कितना हो जाएगा, पाई बटा 90 रेडियन। कितना मतलब आसान है ना है? तो डिग्री और रेडियन को बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने बातें सीखी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग सीखेंगे वेक्टर के टाइप्स के ऊपर ना। और लास्टली हम लोग अगले ही वीडियो में बच्चों, मतलब उसी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसी लेक्चर वीडियो में हम लोग बच्चों सीखेंगे वेक्टर के बीच का एंगल भी निकालना। कैसे हम लोग 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे वो भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू।